इस्लामी सभ्यता ढह रही है। यह केवल कोई सिद्धांत या भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वास्तविक समय में हो रहा है। और इस पतन के पीछे के तथ्य इतने अजीब, इतने चरम हैं कि वे पूरी तरह से झूठे लगते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे 100% सच हैं। सऊदी अरब में रेव पार्टियां हो रही हैं। लाखों युवा मुसलमान गुपचुप तरीके से अपना धर्म छोड़ रहे हैं। कई देशों में पानी, वैज्ञानिकों और उम्मीद की कमी हो रही है। यह पश्चिमी मीडिया के प्रचार या बाहरी पूर्वाग्रह की बात नहीं है। इनमें से कई चेतावनी मुस्लिम विचारकों, पूर्व विश्वासियों और आंतरिक सरकारी डेटा से आ रही हैं। जो आप देखने वाले हैं वह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह पहले से ही हो रहा है। और जैसे जैसे हम इन 7 तथ्यों को समझेंगे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन हर एक सच है। और साथ मिलकर वे एक ऐसी दुनिया को उजागर करते हैं जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर बढ़ रही है। आइए पहले तथ्य से शुरू करते हैं, और मुझ पर विश्वास करें, यहां से चीजें और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती जाएंगी। तथ्य में रखा हुआश, मक्का के आंगन में पार्टी। वही सऊदी अरब जिसने कभी संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और लिंग भेदभाव को कड़ाई से लागू किया था, अब रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर ईडीएम रेव पार्टियों की मेजबानी कर रहा है, जहां पुरुष और महिला प्रशंसक नियॉन रोशनी के नीचे एक साथ नाच रहे हैं। दिसंबर 2019 में सऊदी अरब ने रियाद में MDL बीस्ट का आयोजन किया, एक बहुदिवसीय इलेक्ट्रॉनिक संगीत महोत्सव जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हॉलीवुड हस्तियां पार्टी करने के लिए पहुंचे। पुराने सऊदी लोगों के लिए यह किसी परग्रही आक्रमण जैसा था। कई युवाओं के लिए यह लंबे समय से वंचित आजादी का स्वाद था। यह पश्चिमीकरण केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। पूरे मध्य पूर्व में युवा जीन्स पहन रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर लगातार शो देख रहे हैं और टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं। वे धार्मिक मानदंडों के तहत अपने जीवन की तुलना लॉस एंजल्स या लंदन में अपने साथियों के कथित रूप से अधिक स्वतंत्र जीवन से कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, हमें भी वह आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पश्चिमी अवधारणाएं लोकतंत्र, मानवाधिकार, व्यक्तिवाद शिक्षित वर्गों के बीच स्वीकार्य हो गई हैं। इससे एक गहरा सांस्कृतिक टकराव पैदा हो गया है। रूढ़िवादी बुजुर्ग पश्चिमी प्रभाव को एक भ्रष्ट सुनामी के रूप में देखते हैं। युवा पीढ़ी इसे एक आधुनिक समृद्ध भविष्य की कुंजी मानती है। सऊदी अरब एनियोम में अरबों का निवेश कर रहा है, एक भविष्यवादी मेगासिटी जो समुद्र तट रिसॉर्ट्स और एक शानदार जीवन शैली का वादा करती है। उसी समय शासन अभी भी खुद को इस्लाम का संरक्षक बताता है। मूल रूप से एक ही देश में वेगास और मक्का दोनों रखने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि एक विश्लेषण ने कहा है, यह आधुनिकीकरण नहीं बल्कि हताशा है। सऊदी अरब के शासक जानते हैं कि पुरानी धार्मिक व्यवस्था टूट रही है, इसलिए वे एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने की होड़ में हैं। एक ऐसी पहचान जो इस्लाम को पश्चिमी शैली के राष्ट्रवाद और उपभोक्तावाद के साथ मिलाती है। वे जिस दुनिया को जानते थे, पुराना इस्लाम, जहां जीवन मस्जिद के इर्द गिर्द घूमता था, वह पिघल रहा है, जिसकी जगह पश्चिमी पॉप संस्कृति पर आधारित कुछ और ले रहा है। आपको लग सकता है कि उदारीकरण लोगों को अधिक धार्मिक बना देगा, लेकिन इस्लामी दुनिया में इसका उल्टा हो रहा है। तथ्य मनरौतो, मुस्लिम दुनिया में सामूहिक धर्म त्याग। सदियों से इस्लाम छोड़ना अकल्पनीय था। अक्सर यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए मौत की सजा मिलती थी। फिर भी आज धर्म से एक गुप्त पलायन जारी है, जिसका नेतृत्व स्मार्टफोन से लैस युवा कर रहे हैं। इस्लाम धर्मत्याग की एक लहर का सामना कर रहा है। लोग धर्म छोड़ रहे हैं और यह बड़े पैमाने पर इंटरनेट के कारण है। ऑनलाइन जिज्ञासु मुसलमान गुमनाम रूप से वर्जित प्रश्न पूछ सकते हैं, धर्म ग्रंथों की आलोचनाएं पढ़ सकते हैं और पूर्व विश्वासियों से जुड़ सकते हैं। नतीजा, संदेह आग की तरह फैल रहा है। एक पूर्व मुस्लिम ने इसे इस तरह कहा, आपको लगता है कि आप अपने संदेहों में अकेले हैं। इंटरनेट ने उस भ्रम को रातों रात तोड़ दिया। अचानक मैंने हजारों अन्य लोगों को वही सवाल पूछते हुए पाया जिन्हें मैं फुसफुसाने से भी डरता था। डिजिटल युग में गुप्त संशयवादी मंचों और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, जिससे कथा को नियंत्रित करने की धर्मगुरुओं की शक्ति कम हो रही है। संख्याएं इसकी पुष्टि करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 23% लोग जो मुस्लिम पले बढ़े हैं, वयस्कता में खुद को मुस्लिम नहीं मानते हैं।
इस आंकड़े ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि यह इस मिथक को तोड़ता है कि मुस्लिम लगभग कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते, और पूरे इस्लामी दुनिया में यह प्रवृत्ति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रेडिट पर RX मुस्लिम नामक समुदाय में अब लगभग 2 लाख सदस्य हैं जो खुले तौर पर यह साझा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम क्यों और कैसे छोड़ा। सऊदी अरब में, शायद सबसे धार्मिक रूप से रूढ़िवादी देश में, हाल के वर्षों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हर 4 युवा सऊदी में से एक निजी तौर पर खुद को गैर धार्मिक मानता है। हाँ, 25% एक ऐसे देश में जहां सार्वजनिक रूप से नास्तिकता की घोषणा को आतंकवाद के बराबर माना जाता है और आपको जेल हो सकती है। ईरान में दशकों के धर्मतांत्रिक शासन के बाद एक बड़े 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार अब केवल 32% लोग शिया मुस्लिम के रूप में पहचान रखते हैं। सरकार का दावा कि 99.5% ईरानी मुस्लिम हैं एक खुला झूठ है। लगभग आधे ईरानी उत्तरदाताओं ने कहा कि वे पहले धार्मिक थे और तब से उनका विश्वास खो गया है। मध्य पूर्व और ईरान में लगभग आधी आबादी इस्लाम से अपने संबंध ढीले कर रही है, कुछ ऐसा जो एक पीढ़ी पहले पागलपन लगता। इसे क्या चला रहा है? एक शब्द में, जानकारी। स्मार्टफोन और वाईफाई ने इस्लाम को चुनौती देने के लिए किसी भी सेना या विचारधारा से कहीं अधिक काम किया है। युवा मुसलमान यूट्यूब बहसें देखते हैं, पवित्र ग्रंथों में विरोधाभासों के बारे में विकिपीडिया लेख पढ़ते हैं और टिकटॉक पर पूर्व मुसलमानों को देखते हैं जो उन्हें बताते हैं कि संदेह करना ठीक है। इस ऑनलाइन एक्सपोजर ने इस्लाम की अछूतता के दायरे को भेद दिया है। ईशनिंदा और सवाल पूछना, जो कभी कढ़ाई से नियंत्रित होते थे, अब साइबर स्पेस में चले गए हैं जहां कोई भी प्राधिकरण उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। यहां तक कि पारंपरिक धार्मिक विद्वान भी मानते हैं कि वे अभिभूत हैं। एक लोकप्रिय इमाम ने चेतावनी दी कि धर्म त्याग एक हिमस्खलन, एक सुनामी बन रहा है जो हमारे समुदाय को इस तरह प्रभावित करेगा कि हमें खड़े रहने में बहुत मुश्किल होगी। धर्म अपने अनुयायियों को धीरे धीरे लेकिन तेजी से खो रहा है, और केवल विश्वास ही नहीं गायब हो रहे हैं, कुछ जगहों पर लोग भी गायब हो रहे हैं। तथ्य नंबर 3, ब्रेन ड्रेन संकट। एक ऐसी सभ्यता जिसने बीजगणित का आविष्कार किया, वह अपने गणितज्ञों को कैसे खो देती है। जिस क्षेत्र ने दुनिया को अपने सबसे महान वैज्ञानिक दिए, वह अब प्रतिभा को खो रहा है। शिक्षित युवा पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा, छोटा इजराइल जिसकी आबादी 9.5 मिलियन है, हर साल प्रति व्यक्ति अरब जगत जिसकी आबादी 360 मिलियन है से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र और पेटेंट का उत्पादन करता है। यह इसलिए नहीं है कि अरब देशों के लोग कम बुद्धिमान हैं। यह इस बात में प्रणालीगत मुद्दों के कारण है कि ज्ञान को कैसे महत्व दिया जाता है। कई मुस्लिम बहुल देशों में धार्मिक अध्ययन के पक्ष में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का अवमूल्यन किया जाता है। रूढ़िवादी विचारों पर सवाल उठाना हतोत्साहित किया जाता है। जब युवा दिमागों को सिखाया जाता है कि धर्म ग्रंथों को याद करना प्रयोगशाला में प्रयोग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका परिणाम एक ऐसी पीढ़ी होती है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। विश्वविद्यालय निम्न श्रेणी में आते हैं, अनुसंधान बजट न्यूनतम है और ब्रेन ड्रेन व्यापक है क्योंकि सबसे मेधावी छात्र विदेश में अवसर तलाशते हैं। इस्लामी दुनिया के कुछ हिस्से सक्रिय रूप से विज्ञान और आधुनिक शिक्षा से पीछे हट रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत लड़कियों और महिलाओं को स्कूलों और विश्वविद्यालयों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाकिस्तान और अरब दुनिया के कुछ हिस्सों में स्कूल पाठ्यक्रम विकासवाद को पढ़ाने से बचते हैं क्योंकि यह शाब्दिक धार्मिक शिक्षाओं से टकराता है। लोकप्रिय उपदेशक वैज्ञानिक विचारों को पश्चिमी विधर्म के रूप में निंदा करते हैं, जिससे एक पीढ़ी 21वीं सदी के लिए बुरी तरह से तैयार होती है। इतिहास एक नाटकीय मिसाल पेश करता है। 500 साल पहले जब यूरोप ने पुनर्जागरण को अपनाया, तो मुस्लिम मध्य पूर्व ने इसका उल्टा किया। ऑटोमन साम्राज्य ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक अरबी में प्रिंटिंग प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहां यूरोप में किताबें और नए विचार आग की तरह फैल रहे थे, वहीं सुल्तानों ने मुद्रित अरबी ग्रंथों को मौत की सजा के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया, इस डर से कि बड़े पैमाने पर उत्पादित ज्ञान उनके अधिकार को कमजोर कर देगा। जब तक प्रतिबंध हटा, इस्लामी दुनिया कई पीढ़ियों पीछे छूट चुकी थी। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की यह अस्वीकृति इतनी मूर्खतापूर्ण लगती है कि सच नहीं हो सकती, लेकिन यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित तथ्य है
और इसने परिवर्तन के प्रतिरोध के एक व्यापक पैटर्न के लिए मंच तैयार किया। और जबकि सबसे बुद्धिमान दिमाग जा रहे हैं, जो बचे हैं वे एक अलग संकट का सामना कर रहे हैं, लत और निराशा का। तथ्य चेंजओवर 4, वह नशीली दवाओं का संकट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मध्य पूर्व का सबसे लाभदायक काला बाजार तेल या हथियार नहीं है, यह एक छोटी सी सफेद गोली है। यह बेतुका लग सकता है, लेकिन यह चौंकाने वाली सच्चाई है जो इस समय इस्लामी दुनिया में सामने आ रही है। कैप्टागॉन नामक एक अवैध एम्फेटामिन इस क्षेत्र का सबसे तेजी से फैलने वाला व्यसन बन गया है, जो युद्धों को बढ़ावा दे रहा है, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रहा है और एक पूरी पीढ़ी को नशे का आदी बना रहा है। सीरिया और इराक जैसे देशों में मिलिशिया और यहां तक कि सरकारों ने भी इस दवा का उत्पादन करना शुरू कर दिया है ताकि अपने कोषों को भरा जा सके और मुनाफे के लिए अपने ही लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसका पैमाना चौंकाने वाला है। सालाना लाखों करोड़ों गोलियां सीमाओं के पार बाढ़ की तरह फैल रही हैं और इस संकट ने मुस्लिम दुनिया के सबसे पवित्र कोनों में भी घुसपैठ कर ली है। सऊदी अरब को ही लें, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक है। 2023 तक इस साम्राज्य ने कैप्टागॉन की गोलियों का दुनिया का नंबर 1 उपभोक्ता होने का भयावह खिताब अर्जित कर लिया था। यह एक ऐसा देश है जहां दुनिया के कुछ सबसे सख्त नशीली दवाओं के कानून हैं, फिर भी इसके युवा एक एम्फेटामिन महामारी की चपेट में हैं। सऊदी अरब में 12 से 22 साल की उम्र के लगभग 40% नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता कैप्टागॉन के आदी हैं। एक ऐसे देश में जहां शराब भी प्रतिबंधित है, लगभग आधे युवा नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता पार्टियों में, विश्वविद्यालय के छात्रावासों में, निर्माण स्थलों पर, जहां भी उन्हें यह नशा मिल पाता है, गुप्त रूप से उत्तेजक गोलियां ले रहे हैं। यह दवा उन्हें ऊर्जा और वास्तविकता से पलायन देती है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। परिवार बिखर रहे हैं क्योंकि बेटे बेटियां नशे की गिरफ्त में धंसते जा रहे हैं और अपनी लत को ऐसे समाजों में छिपा रहे हैं जहां नशीली दवाओं की समस्या स्वीकार करना एक वर्जित विषय है। अस्पतालों में कैप्टागॉन के आदी लोगों में हिंसक मिजाज में बदलाव और मतिभ्रम की खबरें हैं, जिनमें से कई बिना सोए कई दिनों के बाद आपातकालीन कक्षों में पहुंचते हैं। रूढ़िवादी मुस्लिम संस्कृतियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कलंक माना जाता है, इसलिए कई पीड़ित कभी मदद नहीं मांगते। इसका परिणाम एक खामोश जन स्वास्थ्य आपदा है जो क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को खोखला कर रही है। यह क्यों हो रहा है? युद्ध और अराजकता ने बाढ़ के द्वार खोल दिए हैं। सीरिया में तानाशाह बशर अल असद ने अपनी संकटग्रस्त सत्ता को एक नार्को स्टेट में बदल दिया और अपनी युद्ध मशीन को वित्त पोषित करने के लिए गुप्त कारखानों में अरबों कैप्टागॉन की गोलियां बनाईं। 2023 तक सीरिया दुनिया के 80% कैप्टागॉन का उत्पादन कर रहा था। असद ने नशे को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। पड़ोसी अरब देशों में जानबूझकर नशीली दवाओं की बाढ़ लाकर उसने राजनीतिक लाभ उठाया और अनिवार्य रूप से कहा, मुझे अलग थलग करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे युवाओं को नशीली दवाओं में डुबो दूंगा। यह रणनीति काम कर गई। अपने ही लोगों के बीच नशीली दवाओं के संकट का सामना करते हुए अरब देशों ने अनिच्छा से 2023 में सीरिया को अरब लीग में वापस स्वागत किया, इस वादे पर कि वह इस व्यापार पर अंकुश लगाएगा। यह सरदारों और सरगनाओं का एक काला गठबंधन है जहां युद्ध, लत और निरंकुशता एक अंतहीन चक्र में एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। दिसंबर 2024 में असद के पतन के बाद भी उत्पादन जारी है। अब यह इराक, लेबनान और यमन तक फैल गया है। सऊदी अरब ने क्रूर कार्रवाई के साथ जवाब दिया। 5 अगस्त 2025 तक 241 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से 162 फांसी की सजाएं गैर घातक नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए थीं। कैप्टागॉन महामारी केवल नशीली दवाओं की समस्या से कहीं ज्यादा है। यह संस्थागत पतन का एक लक्षण है। जब एक समाज के युवा वास्तविकता का सामना करने के बजाय गोलियों से खुद को सुन्न करना पसंद करते हैं और जब शासन अगली पीढ़ी को जड़ देकर लाभ कमाते हैं, तो आप एक सभ्यता को खुद का ही भक्षण करते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन अगर वे मदद चाहते भी हैं, तो कई लोगों के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा है। तथ्य 5, लुप्त होते मौलवी और आस्था का संकट। जैसे जैसे आस्था अपने अनुयायियों को खो रही है और नशीली दवाएं दर्द को सुन्न कर रही हैं, कुछ और भी ढह रहा है, धार्मिक ढांचा ही।
ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में भी मौलवियों की कमी है। मदरसों में नामांकन घट रहा है। युवा अब इमाम बनने की आकांक्षा नहीं रखते। मौलवियों और युवाओं के बीच संबंध एक टूटन बिंदु पर पहुंच गया है। स्मार्टफोन पर पली बड़ी पीढ़ी को पारंपरिक शिक्षाएं अप्रासंगिक लगती हैं। 7वीं सदी के मदीना के बारे में शास्त्रीय अरबी में बात करने वाले चोगे पहने हुए बुजुर्ग लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक के अंतहीन स्क्रॉल से मुकाबला नहीं कर सकते। यह पहचान के हस्तांतरण के प्रतिक्रिया लूप को तोड़ता है। जब धार्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं खुद कर्मचारियों की कमी से जूझ रही होती है तो पूरी व्यवस्था बिखरने लगती है। एक इमाम ने अपनी मस्जिद में हर साल जुमे की नमाज में घटती उपस्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, वे हमें अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, वे बस आ नहीं रहे हैं, हम उनके लिए अदृश्य हो गए हैं। इंटरनेट के युग में धार्मिक सत्ता अब केंद्रीकृत नहीं रही। कोई भी ऑनलाइन फतवा खोज सकता है या ऐसा विद्वान ढूंढ सकता है जो ठीक वही कहे जो वे सुनना चाहते हैं। जो मौलवी कभी धार्मिक व्याख्या पर एकाधिकार रखते थे, अब विचारों के बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वे हार रहे हैं। और जैसे जैसे धर्म फीका पड़ रहा है, कुछ और भी मौलिक चीज ढह रही है, स्वयं भूमि। तथ्य नरसय, जल संकट सभ्यता को ढा रहा है। जैसे कि युद्ध, प्रतिभा पलायन और आर्थिक पतन पर्याप्त नहीं थे, इस्लामी दुनिया पर एक और कठोर वास्तविकता हावी हो रही है। स्वयं जलवायु इन देशों के खिलाफ हो रही है। नियति के एक ऐसे मोड़ में जो लगभग प्रलयकारी लगता है, इस्लामी सभ्यता के कुछ पालने सचमुच इंसानों के रहने के लिए बहुत गर्म और सूखे होते जा रहे हैं। जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह कुछ दशकों के भीतर होने वाला है और शुरुआती संकेत पहले ही मिल चुके हैं। गर्मी को देखें। मध्य पूर्व वैश्विक औसत से तेजी से गर्म हो रहा है और अत्यधिक गर्मी की लहरें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 2070 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से कार्यात्मक रूप से निर्जन हो सकते हैं, जहां नियमित गर्मी का तापमान कई दिनों या हफ्तों तक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। यह महसूस होने वाला तापमान नहीं है, यह वास्तविक हवा का तापमान है। संदर्भ के लिए, कुवैत में 2016 में 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और ईरान के कुछ हिस्सों में हाल की गर्मियों में 53 डिग्री तापमान पहुंचा था। ये पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे उच्च विश्वसनीय तापमानों में से हैं और अब ये दुर्लभ संयोग नहीं रहे। इन स्तरों पर गर्मी के संपर्क में आना घातक होता है। मानव शरीर लगभग 35 डिग्री वेट बल्ब तापमान, आर्द्रता को शामिल करने वाला एक माप से ऊपर तापीय अधिकतम पर खुद को ठंडा नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें, गर्मी और आर्द्रता के एक निश्चित बिंदु के बाद आप जीवित ही जल जाते हैं। यह असहनीय होता है। खाड़ी क्षेत्र उन भयावह सीमाओं के करीब पहुंच रहा है। एक जलवायु शोधकर्ता ने इसे सीधे शब्दों में वर्णित किया। सभ्यता का पालना उसका श्मशान बन रहा है। फिर पानी है या उसकी कमी है। कई इस्लामी देश पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा जल संकटग्रस्त देशों में से हैं। नील, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स और सिंधु जैसी प्रमुख नदियां जलवायु परिवर्तन और ऊपरी बांधों दोनों से खतरे में हैं। सूखे अधिक बार और गंभीर हो रहे हैं। बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए जलभृतों को अस्थिर दरों पर खाली किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पर इसका प्रभाव गंभीर है। मीना अपनी लगभग 50% खाद्य सामग्री का आयात करता है, जिससे यह वैश्विक बाधाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, मिस्र अपने गेहूं का 60% आयात करता है और उसे 10 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरना है। जब जलवायु संबंधी घटनाएं, जैसे कि यूरोप में सूखा या अनाज निर्यात करने वाले देश में युद्ध, वैश्विक खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, तो मिस्र जैसे देश रोटी की कीमत में इसका तुरंत अनुभव करते हैं। हमने यह 2022 में देखा जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। गेहूं की कीमतें आसमान छू गईं और मिस्र रोटी संकट के कगार पर था। कई मध्य पूर्वी सरकारें शांति बनाए रखने के लिए भोजन और ईंधन को भारी सब्सिडी देती हैं, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन कीमतों को बढ़ाता है, वे सब्सिडी अस्थिर हो जाती हैं। यदि वे उन्हें काटते हैं तो दंगे होते हैं। अब एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां गर्मी की लहरें विश्व स्तर पर फसलों को नष्ट कर देती हैं और प्रमुख निर्यातक अपने ही लोगों को खिलाने के लिए खाद्य निर्यात रोक देते हैं। मध्य पूर्व को बड़े पैमाने पर भुखमरी और अकल्पनीय पैमाने पर अशांति का सामना करना पड़ सकता है।
यह अलार्मवाद नहीं है। दुनिया भर के रक्षा विभाग चुपचाप इसकी योजना बना रहे हैं। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार जलवायु तनाव के कारण क्षेत्र में आने वाले एक महान विघटन की बात करते हैं। कई देशों में कुल राज्य पतन, जिससे लाखों की संख्या में शरणार्थी प्रवाह शुरू हो जाएगा। सीरियाई शरणार्थी संकट को 10 या 20 गुना बढ़ा दें। मेसोपोटामिया और पैगंबर के जन्म की भूमि ऐसे स्थान बन सकती है जहां से लोग सामूहिक रूप से पलायन करेंगे। जब आपकी मातृभूमि एक भट्टी बन जाती है और फसलें नहीं उगती, तो सबसे मजबूत आस्था भी भोजन नहीं दे सकती। जलवायु परिवर्तन वह हासिल कर सकता है जहां युद्ध और प्रतिबंध विफल रहे। इस्लामी सभ्यता के गढ़ों की कमर तोड़ना यह एक पतन का कारक है जो किसी धर्म या सीमा का सम्मान नहीं करता।